Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good चलिए तो morning, ma'am. good morning. Today our subject is HRM. आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन को ब्रेक देकर पहले HRM आज लेने का सोचा है. चलिए तो HRM में प्लीज ओपन पेज नंबर just a minute. Page number 31 of your pamphlet. See, it is on page number 31 only. Are you all having pamphlets? सबके पास है pamphlet या फिर PDF तो होगा ही. चलिए तो the topic is define induction. यही है topic. Define induction. Discuss the main steps in the induction program or what are the objectives of induction program. Right? यही topic Yes, है. हाँ जी. तो हमने last वीडियो अगर आपने देखा होगा HRM से रिलेटेड, so it was about Selection. हाँ induction. नहीं, no, not selection. Last video was not about selection, बेटा. Introduction. Please. About Significance of placement और induction and orientation. Yes, तो last जो वीडियो था वो था placement and orientation. Placement and orientation अगर आप वो वीडियो नहीं देख कर आए हैं तो that is not my problem. ठीक है. चलिए तो कहाँ थे. इंडक्शन का दूसरा नाम होता है ओरिएंटेशन. इंडक्शन का मीनिंग मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर पब्लिश हुआ है उसमें डिस्कस किया है. इंडक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉइज का स्वागत सत्कार करना. That means whenever new candidates join the organization, so in order to welcome them एक induction program set किया जाता है जिसमें न्यू कैंडिडेट्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, यहाँ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स क्या रहेंगे. इन सब के बारे में नए कैंडिडेट्स या नए एम्प्लॉइज या नए जॉइनीज को इन्फॉर्म करना कहलाता है इंडक्शन प्रोग्राम. या फिर द अदर नेम ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम इज ओरिएंटेशन. अंडरस्टूड. तो प्रोसेस कैसे चलता है. सबसे पहले हमने देखा रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद हमने देखा था सिलेक्शन, वेरियस स्टेजेस इन सिलेक्शन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है वेरियस टेस्ट जो कि ली जाती हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन. फिर सिलेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद एम्प्लॉइज को फाइनली सिलेक्ट हो गए वो तो उन्हें प्लेस किया जाता है. Placement means appointing employees according to their skills on the right job. Employees को right job पर place करना कहलाता है placement. उन्हें ऑफर लेटर दे देना, भैया कल से आ जाना. अब कल से वो आ तो जाएंगे तो कौन सा सेरेमनी, कौन सा प्रोग्राम रखा जाता है, इंडक्शन प्रोग्राम, जिनमें उन्हें फर्स्ट डे या फिर फर्स्ट मंथ या फिर किसी कंपनी का इंडक्शन प्रोग्राम तो 6 महीने भी चलता है, वो हम पढ़ेंगे अभी. तो इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम. यू कैन सी, आप अपने पैम्पलेट में देख सकते हैं, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम. फर्स्ट इज कंटेंट्स. दिख रहा है सबको. Yes, ma'am. Is socialization and third is Yes. follow up. Right? First is contents, first stage of induction program. I am not explaining the meaning of induction in detail. उसके लिए आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा. ठीक है. तो अभी आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इंडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम. तो पहला ऑब्जेक्टिव या पहला स्टेज है कंटेंट्स.
अब कंटेंट्स में देयर आर सब पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स। पहला सब पॉइंट है जनरल इंफॉर्मेशन। तो इंडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या एम ये है कि हम एम्प्लॉयज को जनरल इंफॉर्मेशन दे सकें। कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें पता है क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस वो गो थ्रू गए, तो उन्हें पता है वो कौन सी कंपनी में बैठे हैं। बट उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, उस कंपनी में जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां का फिजिकल लेआउट कैसा है। फिजिकल लेआउट मतलब कैंटीन कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, अंडरस्टूड। तो उस कंपनी में कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है, तो उसके बारे में बताया जाता है। दैट इज फिजिकल लेआउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट। उसके बाद उन्हें रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज के बारे में बताया जाएगा। एंड फाइनली क्या प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, क्या प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करती है कंपनी। तो these all things come under general information. Once again, what comes under general information? सबसे पहला तो history of the, come on repeat, सबसे पहले क्या, history of the company. Next is, देखिए पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, then comes physical layout of the company. Physical layout of the company मतलब where is canteen, where is conference room, where is library, where is HR department. इनके फिजिकल लेआउट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ से राइट जाएंगे तो ये मिलेगा। दिस इज फिजिकल लेआउट। उसके बाद क्या बताया जाएगा, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो कि एम्प्लॉयज को फॉलो करना है। ड्रेस कोड क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसके बारे में। देन कम्स व्हाट, प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। क्लियर? These all things come under general, these all things come under General information about general information. After general information there is information about employee benefits. Yes, information about employee benefits मतलब employee के पे स्केल क्या रहेगा, यानी उसको किस हिसाब से सैलरी मिलेगी, उसके रेस्ट पॉजेस क्या रहेंगे, यानी वो कब रेस्ट कर सकता है, उसकी पेड लीव्स कौन सी होगी, यानी जब वो छुट्टी भी मारेगा तो उसकी सैलरी नहीं डिडक्ट होगी। तो अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट में क्या क्या आ गया, एम्प्लॉयज पे स्केल, कम ऑन रिपीट, सबसे पहले क्या आ गया, एम्प्लॉय का पे स्केल, फिर उसकी रेस्ट पॉजेस, यानी उसे कब रेस्ट लेना है, बोलो सेकंड चीज क्या आती है, रेस्ट पॉजेस, देन व्हाट कम्स आफ्टर रेस्ट पॉजेस, उसकी पेड लीव्स, holiday, हाँ पेड हॉलीडेज या पेड लीव्स, एंड देन और क्या है, और उसको हाँ काउंसलिंग। यस, एम्प्लॉय काउंसलिंग के लिए कहाँ जा सकता है, किसको अटेंड, किसके पास जाएगा फॉर काउंसलिंग। These all things are about employees, what employees benefits. Next आते हैं थर्ड चीज, information about जॉब ड्यूटी, हाँ उसे काट कर लिख दीजिए, information about people, information about people. Yes, information about people. Information about people में आता है information, कौन उसका सुपीरियर होगा, कौन उसका सबऑर्डिनेट होगा, एम्प्लॉय का सुपीरियर कौन होगा, एम्प्लॉय का सबऑर्डिनेट कौन होगा, एम्प्लॉय के को वर्कर्स कौन है, हु आर द पीपल हु आर वर्किंग विथ हिम, तो उसके को वर्कर्स कौन है, इनके बारे में उसे जानकारी दी जाती है। उसका मैनेजर कौन है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल में पीपल कौन से होते हैं, या तो हमारे से ऊपर काम करने वाले, दैट मींस हु आर अवर सुपीरियर्स, यस, और नीचे आ जाएगा सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्लियर। फिर हु आर द पीपल वर्किंग विद अस इन आवर डिपार्टमेंट, दैट मींस दे आर अवर को वर्कर्स। गॉट इट? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ड्यूटीज।
यस, इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ड्यूटीज यानी काम करना क्या है भाई. एम्प्लॉय कर लिया आपने, अब उसको काम तो समझाइए. What are the duties related to job? What are the task? What is the task? Task उसको क्या perform करना है. Task के लिए the skills and qualifications required. उसको क्या skills की जरूरत लगेंगी. तो ऑल द थिंग्स उसको जॉब के लिए बताना, उसके टारगेट्स क्या होंगे, कितने टाइम फ्रेम में उसे ये टारगेट्स अचीव करने हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना इज इंफॉर्मिंग अबाउट जॉब ड्यूटीज लाइक टास्क, सेफ्टी नीड्स. और क्या क्या लिखा है पढ़िए. इंफॉर्मेशन अबाउट टास्क, सेफ्टी नीड्स उसे क्या फॉलो करनी पड़ेंगी, और Safety needs. Job location, overview of job, overview of the job, overview of the relationship job, with other jobs. others. Okay, उसकी जॉब्स कैसे दूसरी जॉब्स को अफेक्ट करती हैं, समझ में आया. हिज जॉब, हाउ हिज जॉब विल अफेक्ट अदर जॉब्स. तो जब हम बंदे को, नए एम्प्लॉय को जॉब के बारे में बताएंगे कि क्या जॉब की नीड्स है, क्या सेफ्टी मेजर्स उसको फॉलो करने हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ हिज जॉब विद अदर जॉब्स. So this will come under information about job duties. Clear? तो ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडक्शन. फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडक्शन का नाम क्या है? Contents. यस, कंटेंट्स में पहला सब पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन. फिर दूसरा सब पॉइंट आता है, बोलिए कम ऑन पढ़िए उसमें से. पहला जनरल इंफॉर्मेशन, सेकंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, थर्ड Information about people. हाँ, then information about job. job duty. Done. किसी को भी डाउट इन फॉलोइंग पॉइंट्स में? No, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम इज सोशलाइजेशन. दिख रहा है सबको? द सेकेंड स्टेज ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम इज सोशलाइजेशन. अब सोशलाइजेशन मतलब घुलना मिलना, यानी उसे मौका दिया जाएगा. किसे? नई बहू को नहीं, किसे? नए एम्प्लॉय को. हाँ राइट, किसे? नए एम्प्लॉय को मौका दिया जाएगा टू interact with the people around him, to interact with the already existing employees. जो वहां पे already काम कर रहे हैं उनसे interact करने का मौका मिलेगा. क्लियर? और उसे पता पड़ेगा कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका बेसिक माइंडसेट क्या है, किस माइंडसेट से वो काम कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन से खुश है कि नहीं है. इन सब के बारे में उसे ओपिनियंस, उनके माइंडसेट को एक्सेप्ट और उनके बारे में पता चलेगा. तो सोशलाइजेशन मीन्स अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. ठीक है? टू नो देयर ओपिनियंस, देयर माइंडसेट एंड एक्सेप्ट दोस ओपिनियंस. उनके ओपिनियंस और माइंडसेट के बारे में पता पड़ेगा. और क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली यू वांट कि जो वहां पे काम कर रहे हैं आप उनसे बातचीत करें ताकि आपको पता पड़े कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, वो मैनेजर के बारे में क्या सोचते हैं. Understood? This is called as socialization. Last step is follow up. Follow up का मतलब है, देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में there is a probation period. What is probation period? आप काम कर रहे हो 1 महीने के लिए, अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको 1 महीने के बाद क्या कर दिया जाएगा? टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा. तो एट द एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड कुछ टाइम जब एम्प्लॉय जॉब कर लेता है, काम कर लेता है, तो उसका रिव्यू लेना, उसका फीडबैक लेना कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, फिर ये बताना कि आपने टास्क अच्छे से किया कि नहीं. इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस और ग्रुप डिस्कशंस भी किए जाते हैं. तो फॉलो अप का मतलब है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज और आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स
नए कैंडिडेट को बुलाना और उसको रिव्यू देना कि आपने जॉब ऐसे 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 परफॉर्म किया, अच्छा किया, खराब किया, और ये जानना कि दैट पर्सन इज हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. Not. This is called as what? Follow up. Clear? समझ में आया? Understood? Yes, ma'am. चलिए, तो first stage was contents, second stage was socialization, and third stage was Follow. क्या होता है follow up? न्यू एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है, मतलब कि जो हाँ. प्रॉब्लम डिस्कस करना कि whether they have performed good or नॉट and whether they are happy with the organization or not. नॉट. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन. Question 2, explain induction training in India. Yes, मिला सबको ये क्वेश्चन? यस मैम. Explain induction training in India. अब induction training in India में they have given examples of certain companies. कुछ companies के example दिए हैं और बताया गया है कि उन कंपनीज में इंडक्शन प्रोग्राम कैसे कैरी आउट किया जाता है. फर्स्ट कंपनी इज एप्टेक. एप्टेक क्या है? एप्टेक एक कंपनी है जो लोगों को ट्रेन करती है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स. इट इज अ कंपनी दैट ट्रेन्स पीपल फॉर डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, तो अब ये एप्टेक में अगर कोई नए एम्प्लॉइज की भर्ती हुई है, दैट मींस न्यू एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, तो उनका प्रोसीजर क्या होता है? पढ़िए. एनीवन रीड अलाउड. इस बार हम रीडिंग करते हैं. चलिए, कोई आप में से रीड कीजिए एप्टेक. यार, एनीवन रीड, कम ऑन. मैम कैन आई? मैम मैं पढ़ूं? हाँ बेटा, कोई भी पढ़ो. The company tells its new entrants through a structured induction training program. The one-day program includes a briefing on the company's market position, the business it is in, its functioning style, its organizational structure, and its HR policies. यस, तो एप्टेक का काम, एप्टेक में क्या होता है, जब भी नए एम्प्लॉइज अपॉइंट होते हैं तो उनका इंडक्शन प्रोग्राम एक दिन का होता है, जिसमें वो एम्प्लॉइज को कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में बताते हैं, कंपनी की सर्विसेज, अंडरलाइन कर देना, कंपनी की मार्केट पोजीशन, कंपनी की सर्विसेज, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कौन किसको रिपोर्ट करता है और कौन किसके अंडर में काम करता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस हु इज टू रिपोर्ट टू whom, क्लियर, एंड हु इज टू गेट ऑर्डर्स, गिव ऑर्डर्स टू whom, किसको किस व्यक्ति को रिपोर्ट करना है और किससे ऑर्डर लेना है. एक ही चीज हुई. ठीक है, तो क्या कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के बारे में बताना, कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में बताना और वहां की एचआर पॉलिसीज के बारे में भी बताना. नेक्स्ट पढ़िए. सेकेंड कंपनी इज मारुति उद्योग. रीड. डोंट वांट टू रीड? यस और नो बोल दो. डोंट वांट टू रीड? चलिए मैं बता रही हूँ. मारुति उद्योग में अलग अलग एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग एम्प्लॉइज का स्वागत, वेलकम अलग अलग तरह से होता है, यानी दे कस्टमाइज द इंडक्शन प्रोग्राम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज. इंजीनियर्स है तो इनका इंडक्शन प्रोग्राम अलग तरह से होगा, मैनेजर्स है तो उनका इंडक्शन प्रोग्राम अलग तरह से होगा. That means for different kinds of employees, they have separate induction program. लिखा हुआ है उसमें, मारुति उद्योग customizes the induction program according to the types of people or types of employees.
इसका मतलब मैनेजर्स का इंडक्शन प्रोग्राम अलग तरह से करेंगे और इंजीनियर्स का इंडक्शन प्रोग्राम अलग तरह से। इंजीनियर्स के लिए उन्हें पढ़िए क्या लिखा था, इंजीनियर्स में यूजुअली इंडक्शन प्रोग्राम कुछ महीनों का होता है जिसमें उन्हें उनकी जॉब के बारे में बताया जाता है, फैमिलियराइज विद द ऑपरेशंस, राइट, कि क्या ऑपरेशंस होंगे, वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में बंदे को काम करने दिया जाता है ताकि उसे हर डिपार्टमेंट का नॉलेज हो। क्लियर? तो इंजीनियर्स के लिए सबसे पहले ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जितने भी तरह के फंक्शंस हैं, पहले उसे सब फंक्शन समझाए जाते हैं, फैमिलियराइज विद द ऑपरेशंस, एंड देन ही हैज टू वर्क विद अदर डिपार्टमेंट्स। उसे हर डिपार्टमेंट के साथ काम करने को दिया जाता है। गॉट इट? समझ में आया? यस और नो? यार ये भी नहीं बोलना है यस और नो। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्या समझ में आया? मारुति का अलग अलग टाइप हाँ। से सबका इंट्रो होता है। हाँ ठीक है, और फिर अलग मैनेजर्स का अलग, फिर हाँ फिर इंजीनियर्स के लिए there are 4 इंजीनियर्स का parts 2 of like महीने तक होता है। हाँ कितने महीने कुछ ऐसा लिखा है, यस 2 months का इंडक्शन 2 प्रोग्राम months। होता है। यस, उन्हें पहले तो ऑपरेशंस के बारे में समझाया जाता है एंड फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इंडक्शन प्रोग्राम इज ऑफ 6 months, राइट? During this period, the trainees spend time in various divisions of the bank. यहाँ पर भी कोई भी ट्रेनी या कोई भी नए कैंडिडेट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है to understand the bank's operation and get a chance to meet each of the bank's business head. यानी कोई भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अगर नया एम्प्लॉय है तो उसका ट्रेनिंग पीरियड 6 months का होगा। उसे भी बैंक के हर डिपार्टमेंट में काम करने को दिया जाएगा और हर डिपार्टमेंट के डिवीजन हेड से मिलने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट इज लास्ट में a 2-day session dedicated to team building is also conducted thereafter। क्या मतलब कि 6 महीने पूरे हो जाने के बाद जब उसे फाइनली प्लेस किया जाएगा किसी डिपार्टमेंट में तो उसके लिए 2 दिन टीम बिल्डिंग के लिए भी दिए जाएंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें काम, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने देंगे तो उस डिपार्टमेंट में छोटी छोटी टीम्स भी बनाई जाएंगी। दैट्स इट। गॉट इट? क्लियर है? Yes, ma'am. सिटी बैंक। Yes, ma'am. अब सिटी बैंक में सिटी बैंक में भी सेम ही कंसेप्ट है। एम्प्लॉय हैज टू वर्क इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। उसे सारे बैंक के ऑपरेशन से को समझाया जाता है। देखिए पहला जो बैंक की अलग अलग सर्विसेज है, तो बैंक की पहली सर्विसेज है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यानी ऐसी क्लाइंट्स जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दीज आर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। फिर आते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स। इंडिविजुअल कस्टमर्स यानी छोटे कस्टमर्स जिनका सेविंग अकाउंट है, जिन्होंने लोन ले रखा है, इंडिविजुअल कस्टमर्स। पहली आती है क्लाइंट्स जो रिलायंस हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करती हैं, दीज आर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। उसके बाद इंडिविजुअल क्लाइंट्स, हम जैसे लोग, हाउस होल्ड पीपल, जो जिनके सेविंग अकाउंट है, जिनका छोटा सा करंट अकाउंट भी है अगर छोटा बिजनेस है तो, और जिन्होंने लोन वोन ले रखी है, तो दीज आर इंडिविजुअल कस्टमर्स। देन कम्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। अदर सर्विसेज में जैसे कि अदर सर्विसेज बैंक देती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन सर्विसेज, तो ये जो दूसरी सर्विसेज है बैंक की, लॉकर फैसिलिटीज, तो ये दूसरी सर्विसेज आती हैं अदर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में। तो कोई भी नया कैंडिडेट है उसे तीनों लेवल्स में काम करने दिया जाता है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ भी,
इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ भी और साथ ही साथ अदर सर्विसेज ऑफ बैंक्स में भी उसे उस डिपार्टमेंट में भी रखा जाता है एंड फाइनली जहां पर वो सूटेबल होगा उसे फाइनली प्लेस किया जाएगा। कोई डाउट? No, ma'am. There is KPMG, you can read. कोई प्लीज पढ़ लो। बोल पढ़ो। KPMG follows different standards of new entrants on the basis of their past experience. The manager who joins with experience in consulting are expected to start performing immediately and hit the ground running, whereas people who come from the related sectors, whereas KPMG is working, are given enough leeway to understand that consulting business is all about and then start performing. However, all newcomers are probation for 6 months. यस, तो KPMG इज अ कंसल्टिंग बिजनेस, कंसल्टिंग कंपनी है जो लोगों को कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। तो वहां पर अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा एम्प्लॉय होता है, कोई नया पर्सन जिसके पास 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए कोई इंडक्शन नहीं है, उसे आते से ही काम करना होता है। पर अगर कोई न्यू एम्प्लॉय है, फ्रेशर है, जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे 6 महीने का इंडक्शन पे रखा जाता है कि वो काम को समझे और काम अच्छे से परफॉर्म करना सीखे। क्लियर? अंडरस्टूड? KPMG में अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आया है तो उसके लिए कोई इंडक्शन नहीं है, उसे अपना काम शुरू करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे। बट फ्रेशर्स को इनफ टाइम दिया जाता है, उन्हें 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है कि अगर काम नहीं कर पाए तो 6 महीने बाद निकाल देंगे। तो 6 महीने उन्हें इनफ टाइम है कि वो काम को समझे और अच्छे से परफॉर्म करें। नेक्स्ट कम सोनी इंडिया, पढ़िए। The company does not follow any uniform policies for acclimatations, and there is no specific time frame given to newcomer to fit in. The company gives enough opportunities to them to understand the process, culture, and system of the organization from 6 months to 1 year, and depending on the king of the work they do. All over, Sony tries to bring out the best in the person, thus allowing the individuals to develop their abilities. यस, तो सोनी का कोई स्ट्रक्चर्ड इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होता कि एक फॉर्मेट फॉलो करना है, ऐसे ही इंडक्शन कैरी करना है, नहीं। 6 महीने से 1 साल का टाइम दिया जाता है लोगों को, उन्हें काम समझाया जाता है और इनफ अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो अच्छे से काम करें। इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स। Yes, yes. The company has different standards for recruits from the different backgrounds and different jobs. Predictably, the expectations the company has of an individual is directly proportional to his and her work experience. However, all newcomers are kept on probation for 6 months. The probationers are expected to perform, and if they are failed, it is assumed that they are not settled into the environment and their appointments comes in for a review. यस, तो यहाँ पर आते हैं इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स में फॉलो अप का प्रोसेस। हमने पढ़ा कि लास्ट स्टेज ऑफ इंडक्शन इज फॉलो अप। तो इंडियन शेविंग कंपनी में पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बंदों से क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जिनको जो फ्रेशर्स हैं उनको टाइम दिया जाता है 6 मंथ्स का। अगर 6 महीने में भी वो परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें फिर फॉलो अप के लिए बुलाया जाता है और फिर उनका अपॉइंटमेंट इज अंडर अ रिव्यू, यानी उनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी किया जा सकता है या फिर उन्हें शिफ्ट कर दिया जा सकता है फ्रॉम हायर जॉब पोजीशन टू लोअर जॉब पोजीशन। समझ में आया? तो ऑलमोस्ट हर किसी का इंडक्शन प्रोग्राम एक जैसा है, जहां पर उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उन्हें काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है, फाइनली उन्हें प्लेस कर दिया जाता है और लास्ट में उनका फॉलो अप होता है कि 6 महीने में उन्होंने कैसा काम किया। गॉट इट? समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पर यूनिट 2 ऑफ HRM पूरी तरह से समाप्त होता है।
कुछ भी टॉपिक बचा नहीं है. यू कैन गो थ्रू. आई एम गिविंग यू 2 minutes. You can please go through unit 2. It is from page number 21. वीडियो लेक्चर्स में सब कवर हुआ है एक्सेप्ट दीज 2 क्वेश्चंस. तो ये 2 क्वेश्चंस आज हमने पढ़ लिए क्लास में. किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? इफ यू विल वॉच द वीडियो लेक्चर थरोली तो आपको समझ में आएगा. और मैंने अभी भी तभी भी कहा था एक लेक्चर में, अभी भी कहूंगी, प्लीज व्हेनेवर यू गेट टाइम डू वॉच वेब सीरीज क्यूबिकल. आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको एक एक्साइटमेंट भी होगा कि यार जैसे बीकॉम कंप्लीट होगा आई विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी. कैसे लोग छोटे छोटे कैबिन्स में काम करते हैं. तो इट इज अ गुड ओवरव्यू किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर का. तो इट्स नाइस वेब सीरीज. चलिए, कोई डाउट नहीं है अगर तो कम टू पेज नंबर. Ma'am, which web series? क्यूबिकल. Cubicle. यस, पेज नंबर 15. अब हम यूनिट 1 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो नए टॉपिक्स हैं जो हमने पहले कवर नहीं किए हैं, वो एक एक करके कंप्लीट करते जाते हैं. Yes, explain the history of PM. PM means personal management या फिर human resource management. कैसे human resource management का concept existence में आया, कैसे लोग सोचने लगे कि ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ जो लोग उन मशीन्स को चला रहे हैं वो उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Human resource management is all about managing the people in the प्रवचन सुनने आए हैं आज तो हम. managing people in the where ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज करना कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. चलिए, तो देखिए सबसे पहले आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. आप पेंसिल से अंडरलाइन करते जाइएगा और कुछ मैं नया बताऊं तो वहां लिख लीजिएगा. सबसे पहले आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड था 1760 टू 1820. लिख लीजिएगा. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड था 1760 टू 1820 इन यूनाइटेड किंगडम, यूके. क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? सुनिए, इट इज अ स्टोरी, यू हैव टू लिसन. सी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मींस व्हेन फर्स्ट टाइम. मैम पीरियड वापस बोलना ना. हाँ, 1760 टू. हाँ मैम. 1860. मैं क्या बोलूं, 1760 टू 1820. थैंक यू मैम. चलिए, तो क्या कहने का मतलब, ये ऐसा टाइम था जहां पर पहली दफा फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रीज में मशीन्स का यूज होने लगा. तो दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड. क्लियर? तो अब मशीन्स आई तो लोगों का काम क्या हो गया? लोगों का काम पहले से कम हो गया. कम हो गया. यस. So this is the time when for the first time machines were introduced and उनका काम क्या हो गया? Their work was reduced. पर लोग आते, मशीन्स पर काम करते, रोज वो मशीन्स पर एक जैसा काम करते और घर चले जाते. तो there was a dull and a boring job for the people in production sector. प्रोडक्शन सेक्टर पे लोग आते, मशीन्स पर काम करते और चले जाते. पैकिंग मतलब सामान को अरेंज करते, मशीन पे खुद ब खुद पैक होता, फिर बॉक्स में डालते और फिर चले जाते. मतलब इस तरह से उनका डेली एक जैसा बोरिंग काम होता. देयर वाज नो यूज ऑफ माइंड. वो आते, हाथ पैर चलाते, काम करते, उन्हें एक जैसा काम करना था और वो घर चले जाते. तो यहाँ पर
पीपल को एज अ ग्लोरिफाइड टूल्स, यानी सिर्फ मशीन की तरह ही व्यू किया जाता था। लेबर को भी मशीन की तरह ही व्यू किया जाता था, ऐसा नहीं देखा जाता था कि भाई उनमें भी कोई फीलिंग्स है। They were considered mere tools. That means they were considered as non-living things only. उनकी नीड्स को देखने वाला, ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। इवन गवर्नमेंट वॉज इग्नोरेड, गवर्नमेंट को भी कोई पड़ी नहीं थी कि लेबर के बारे में सोचे। अंडरस्टूड? क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? Here I am not here to bark just like dogs. Come on, say, क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? बोलो। वर्कर्स का काम कम हो गया ड्यू टू मशीन्स, और उसके लिए कारण वर्कर्स को एक मतलब कि जैसा ही काम, करना पड़ता था, डल एंड और बोरिंग जॉब ही करना होता था। तो क्या हुआ, उन्हें अंडरलाइन कीजिए, वहां पे लिखा है दे वर व्यूड एज ग्लोरिफाइड टूल्स। यस, ग्लोरिफाइड टूल्स का मतलब उन्हें सिर्फ मशीन की तरह ही नॉन लिविंग थिंग कंसीडर किया जाने लगा। They were considered as non-living things only. There was no one to look after their needs. Understood? यस मैम। और कोई understood? Yes, ma'am. Yes. चलिए, फिर आया scientific management, right? Yes. Yes. Then came scientific management. फिर आए F.W. टेलर, सबने पढ़ा है इनके बारे में 11th 12th में कभी, है ना? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अब इनका कहना था, इनका कहना था, ये क्या कहते थे, इन्होंने सिचुएशन को देखा और इनका ये कहना था कि हर चीज को करने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। एम्प्लॉय को उसकी जॉब उसकी स्किल के अकॉर्डिंग ही देना होगा। देखिए लाइन लिखी होगी कि द एम्प्लॉयज क्या ऐसे, जॉब रिक्वायरमेंट्स मस्ट मीट द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय को मीट करनी चाहिए, और कोई भी ओवर क्वालिफाइड बंदा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना है। यस, वापस से क्या कहने का मतलब, F.W. टेलर आए और उन्होंने कहा क्या कि साइंटिफिक ओवर क्वालिफाइड मतलब, ओवर क्वालिफाइड मतलब मान लीजिए कोई आपने ऐसा मुस्टंडा रख दिया, मैं बता रही हूँ, ऐसा बाहुबली टाइप्स रख दिया, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्डू भैया थे, है ना? तो ही वाज एन ओवर क्वालिफाइड पर्सन अकॉर्डिंग टू उस वहां पे काम करने, तो गड़बड़ हो गई, खिल गए, वो हैशटैग खिल गए हो गया, है ना? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है वैसे ही लोग रखो। अगर तुम उनसे ज्यादा ताकतवर, उनसे ज्यादा स्मार्ट लोगों रखने लगोगे तो वो तुम पर ही चढ़ जाएंगे। गॉट इट? समझे? तो यस, तो क्या कहने का मतलब, हाँ, क्या कहने का मतलब कि एम्प्लॉयज की एबिलिटीज शुड बी इक्वल टू द जॉब नीड्स। जॉब में जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही लोग आप रखिए, ओवर क्वालिफाइड लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने पीस रेट सिस्टम निकाला। अंडरलाइन कीजिए, पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम फॉर इकोनॉमिक रिवार्ड्स। यानी लोगों का जॉब बहुत मोनोटोनस हो गया था, आते मशीन पर काम करते और चले जाते, पर F.W. टेलर ने पीस रेट सिस्टम निकाला, यानी जितने ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा उन्हें पेमेंट मिलेगा। जितने ज्यादा पीस बनाओगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। गॉट इट? पीस रेट सिस्टम, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाओगे उस हिसाब से आपको वेजेस मिलेंगी। क्लियर? गॉट इट? समझ आया? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कहा था? साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बोला कि मैच होनी चाहिए एबिलिटीज, और दूसरी चीज जो F.W. टेलर लेकर आए दैट वाज पीस रेट सिस्टम फॉर इकोनॉमिक रिवार्ड्स। यानी एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए इकोनॉमिक रिवार्ड्स लेकर आते हैं, यानी वो जितना ज्यादा बनाएंगे उस हिसाब से उन्हें पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आया ट्रेड यूनियनिज्म, नेक्स्ट थियोरी आई उसके बाद ट्रेड यूनियनिज्म। अब व्हाट इज ट्रेड यूनियनिज्म? मतलब वर्कर्स को लगने लगा यार हम तो डैश बन रहे हैं, और उन्होंने क्या सोचा, हम लोग सब साथ में मिल जाते हैं, हम लोग सब साथ में मिल जाते हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। All the workers joined hands together and came together protesting for their needs. अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी जहां पर वर्कर्स साथ में आए, साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते थे। Understood? Clear? What is unionism? Unionism means all the workers came together and started collective bargaining. Collective bargaining means इकट्ठा लड़ाई करना for their rights. Understood? What is unionism? Yes, Got ma'am. it? Unionism के Yes, बाद ma'am. आया human relations, फिर हुआ हाथरोन एक्सपेरिमेंट। अंडरलाइन कीजिए हाथरोन एक्सपेरिमेंट को। यस, हाथरोन एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, पर लेटर ऑन जब आप एमबीए वगैरह कुछ करते हैं, अगर आगे पढ़ते हैं तो ये आप पढ़ेंगे। हाथरोन एक्सपेरिमेंट में लोगों को अलग अलग कंडीशंस में काम करने दिया गया। जैसे मान लो उनको पूरा दिन खाना नहीं खाने दिया, वो काम कर रहे हैं तो उनका काम कैसा होगा। फिर किसी दिन उन्हें भरपेट खाना दिया और काम करने को दिया तो काम अच्छा हुआ। फिर किसी दिन उन्हें अकेले रूम में बैठ के काम करने को दिया तो काम अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे उन्हें सबके साथ मिलकर काम करने को दिया तो दे परफॉर्म बेटर। तो ऐसे हाथरोन एक्सपेरिमेंट में अलग अलग सिचुएशंस में लोगों को काम करने को दिया और ये निकल कर आया कंक्लूजन कि अपार्ट फ्रॉम ओनली इकोनॉमिक रिवार्ड्स देयर मस्ट बी साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स। सिर्फ इकोनॉमिकली आप उनको पीस के हिसाब से पैसे दे रहे हो तो वो खुश नहीं होंगे, आपको उन्हें सोशली भी और साइकोलॉजिकली भी खुश रखना पड़ेगा। अब सोशल एंड साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस मतलब मैनेजमेंट और लेबर के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। फाइंड द लाइन, देयर मस्ट बी बॉन्डिंग बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट सेकंड लाइन है नेक्स्ट पेज की शायद। तो इसका मेन पॉइंट है देयर शुड बी बॉन्डिंग बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। उनकी नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉपुलर हुआ आफ्टर वेजनर एक्ट, ये भी लिखा होगा, देखिए दिस बिकेम पॉपुलर आफ्टर वेजनर एक्ट। वेजनर एक्ट के बारे में भी आपके इसमें नहीं है पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वेजनर एक्ट के बाद वर्कर्स अपने हक के लिए कोर्ट में जाके लड़ सकते थे। अगर वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता था तो दे कैन गो इन कोर्ट एंड दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स। तो ह्यूमन रिलेशंस कहता था कि सिर्फ इकोनॉमिकली आप लोगों को खुश नहीं रख सकते, आपको उनका साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन भी देखना पड़ेगा, जो कैसे मिलता है, जो तब मिलेगा जब लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशंस अच्छे होंगे। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आया? किसी को कोई डाउट? Yes, ma'am. फिर No, आया ma'am. लास्ट, क्या है लास्ट पॉइंट? लास्ट इज Human resource approach. ह्यूमन resource approach. यस, जो आज हम फॉलो करते हैं, ये मस्त मजेदार अप्रोच है। ये थियरी पेट मिल्क थियरी को पूरी तरह से इग्नोर करती है। अब पेट मिल्क थियरी क्या होता है? ऊपर ह्यूमन रिलेशंस में हमने सीखा एम्प्लॉयज को खुश रखो, सोशली साइकोलॉजिकली एम्प्लॉयज को खुश रखो। ये बोलती थी ऐसा कुछ नहीं होता कि खुश हैप्पी काउस गिव मोर मिल्क, ऐसा कुछ नहीं है, यानी खुश रहने वाले एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन अगर एम्प्लॉयज को किसी से मिलता है तो वो जॉब से मिलता है।
आप उनको रिक्रिएशन दे दो, आप उनको कैंटीन स्टैब्लिश कर दो, लाइब्रेरी कर दो, आप उनको ट्रिप्स पे ले जाओ, तो उनको खुशी नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा खुशी अगर एम्प्लॉयज को किसी चीज से मिलती है तो वो उनकी जॉब होती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्कर्स शुड बी गिवन चांस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Workers should be given opportunity. You can write somewhere or you can underline अगर आपको lines उससे related मिल रही है तो workers should be given chance in the decision making process so that they feel that they are the part of the organization. उनको भी ये लगे कि हम जिस organization में काम कर रहे हैं वो हमारी है। Understood? समझ में आया? Yes, ma'am. तो क्या कहने का मतलब, ये थ्योरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि यू कैन नॉट कीप पीपल हैप्पी साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज एम्प्लॉइज को सेटिस्फैक्शन देती है तो वो खुद उनका जॉब है। जॉब इज द इटसेल्फ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द एम्प्लॉइज। अब जॉब उन्हें कब सेटिस्फैक्शन देगा? व्हेन दे आर गिवन चांस टू परफॉर्म बाय देयर ओन, टू लीड देमसेल्व्स। उन्हें खुद काम करने को, उन्हें कोई डंडा लेके सर पे नहीं खड़ा रहा है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, उन्हें चांस देना चाहिए कि दे परफॉर्म देयर टास्क बाय देमसेल्व्स यूजिंग देयर ओन ब्रेन, यूजिंग देयर ओन स्मार्टनेस। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई बोलेगा, मुझे विजय सर बोलेंगे दीपिका मैडम आपको कल ये पढ़ाना है, फिर आपको परसों ये पढ़ाना है, इस क्लास में आपको ये पढ़ाना है, मैं को काम ही नहीं करना है। समझ में आया? If I am given chance कि नहीं तुम्हें जो पढ़ाना है वो तुम पढ़ाओ, तो yes, job is the itself source of satisfaction for me. समझ में आया? तो to lead by themselves, खुद लीड करेंगे, खुद अपना काम करेंगे, खुद डिसीजंस लेंगे, कोई और नहीं बताए, तो लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। एंड दिस इज द प्रोसेस और दिस इज द स्टेज विच इज फॉलोड टुडे। अंडरस्टूड? Yes, सबसे ma'am. पहले आई, जस्ट 2 मिनट में उसको कर लेते हैं कंक्लूड। सबसे पहले आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहां पर मशीन सबसे पहली बार आई। वे मशीन सबसे पहली बार आई तो लोग आते फैक्ट्री में काम करते चले जाते, उनका जॉब बहुत डल और बोरिंग था, कोई उनकी नीड्स को देखने वाला नहीं था। फिर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर बोलते थे कि मैच होना चाहिए एबिलिटी और जॉब के बीच में, ओवर क्वालिफाइड को नहीं रखना है। इसके बाद उन्होंने बोला कि एम्प्लॉइज को खुश रखने के लिए ही केम आउट विद पीस रेट सिस्टम। जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेंगे, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट यूनियनिज्म। अब वर्कर्स को लगा कि हमें खुद ही अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो दे केम टुगेदर, दे हैव देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस और वो लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते थे अपने हक के लिए। फिर इसके बाद आया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हाथरॉन एक्सपेरिमेंट हुआ। हाथरॉन एक्सपेरिमेंट में वर्कर्स को अलग अलग कंडीशंस में काम करवाया गया और ये देखा गया कि वो सबसे अच्छा कब परफॉर्म करते हैं। तो ये देखा गया कि उनका साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? Yes, ma'am. फिर आया लास्ट अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप उन्हें सोशली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली खुश करके, जॉब ही सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन होता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए तो वी वाइंड अप द सेशन। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हम उन्हें आफ्टर दिवाली वैकेशंस कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी क्लास, ठीक है? चलिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. सेम टू यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर, Bye, ma'am. बाय बाय।